बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का कुछ आइडिया तो आप लोगों को है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन मीन्स इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू अर्थ के फोर्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। So the person who was actually involved with this topic is actually it was न्यूटन, ठीक है। न्यूटन का नाम सबने सुना ही है, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। तो ये सारा कुछ न्यूटन का ही किया धरा है कि आप लोगों को आज ये ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यूसी के वन इवनिंग व्हेन ही वाज, ये आपके बुक में भी कोटेड है कि जब वो किसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और इस बारे में मालूम कर रहा था कि सोच रहा था कि ये प्लैनेट्स कैसे अर्थ के जो सन के अराउंड घूमते हैं या मून जो है वो अर्थ के अराउंड कैसे चक्कर लगाता है। तो उसी वक्त वो एप्पल नीचे गिरा और सारी कहानी शुरू हुई, ठीक है ना। तो जो एप्पल दरख्त से गिरा तो इट फ्लैश्ड एन आइडिया इन हिम एंड व्हाट वाज दैट कि ये जो जिस वजह से ये एप्पल नीचे गिर रहा है वही वजह हो सकती है कि प्लैनेट्स जो हैं वो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड योर मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो एक्चुअली he gave a law in बल्कि in 1665 I think that is the same date which is written in your book. Yes, he was pondering upon this falling of an apple, ठीक है। और उसने बहुत इस पे जब बहुत सोचा और इस पे वर्क किया, he found a law that law is called as law of gravitation, ठीक है ना। ये मैंने सामने लिखा हुआ है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? जो न्यूटन के मुताबिक कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये सब एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद दिस स्टेटमेंट। ये बड़ा मशहूर लॉ है, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली ये कैसे मतलब न्यूटन ने मालूम किया, ये हमने देखा कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ। न्यूटन ने इसके बारे में किस तरह से ही फाउंड इट। तो न्यूटन के मुताबिक ये है कि हर ऑब्जेक्ट के दरमियान में, इट इज़ नॉट ओनली द अर्थ, ठीक है, हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है तो इस पेन के और मेरे हाथों के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या इस पेन के और मेरी बॉडी के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस बोर्ड के और इस पेन के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस बोर्ड के और मेरे दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ही फाउंड कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ is directly proportional to the product of the masses, ठीक है, product of masses, and it is inversely proportional to the square of the distance between their centers. inversely proportional यानी कि मतलब ये कि जितना दूर वो दो masses हैं एक दूसरे से उतना ही फोर्स जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और उसका जो पैटर्न है कम होने का वो d स्क्वायर से हमें मिलता है, नॉट 1/d, इट इज़ 1/d स्क्वायर। और जो F है डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस मींस जितना मैसिव बॉडीज़, वो दो बॉडीज़ जितनी ज़्यादा मैसिव हों, जितना ज़्यादा उनका मैस हो उतना ही उनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। यानी कि उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ जो भी रिज़ल्ट आएगा दैट वुड बी अ लार्जर थिंग, और फोर्स भी फिर उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर एक्ट हो रहा होगा दोनों के दरमियान में, ठीक है ना। तो न्यूटन के मुताबिक ये हर बॉडीज़ के दरमियान में है। तो अगर हम इसको डिराइव करना चाहें, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि डिराइव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम हम यहाँ क्या करेंगे कि वी विल बी टेकिंग टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मैसेस। एक को हमने फॉर सिंप्लिसिटी m1 ले लिया और एक को हमने m2 कह दिया, ठीक है ना। दो बॉडीज़ m1 m2 इज़ टेलिंग अस कि ये दो डिफरेंट मैस की बॉडीज़ हैं। तो मैंने साइज से शो कर दिया और मैंने स्फेरिकल इसलिए लिया कि फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हमें इसके सेंटर्स में मिल जाए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज़ इज़ एक्चुअली d, ठीक है ना। ये हमारा डेरिवेशन शुरू हो गया जिसमें हमने ये लिखा कि ये तो आपका डायग्राम आ जाएगा, डायग्राम की हेडिंग आ जाएगी और
कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट हेडिंग। इसमें आप लिखेंगे कि सपोज या कंसीडर देयर आर टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2, different masses, ठीक है, having d distance between their centers, ठीक है ना। ये आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो क्या है, यू सी अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स बिटवीन दिस टू बॉडीज़, ये कोई भी दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये बोर्ड और ये पेन भी हो सकते हैं, तो दिस फोर्स बिटवीन दिस टू बॉडीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लें तो दिस वुड बिकम f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक इट इज़ नॉट अ फार्मूला, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इट इज़ जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द फोर्स एंड दीज क्वांटिटीज़। तो अगर इसको मैंने किसी फार्मूले में बदलना है या किसी इक्वेशन में बदलना है तो आई नीड एन इक्वल टू साइन देयर। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन की बजाय मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, एक इक्वल टू का साइन। उसके लिए व्हाट इज़ द प्रोसीजर, ये आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं कि जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी को मैं यहाँ लिख देती हूँ इज़ इक्वल टू में बदलना है आपने, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आपको इंट्रोड्यूस करनी होती है, और ये जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड पर ये वैसी रहेगी, ठीक है, m1 m2 ओवर d स्क्वायर। तो नाउ दिस बिकम्स एन इक्वेशन, अ फार्मूला, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिखूँ f इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है, चूँकि ये हर बॉडीज़ के दरमियान में था, हर टू बॉडीज़ के दरमियान में पाया गया, तो न्यूटन के मुताबिक, और सबसे ज़्यादा इट हैज़ बीन ऑब्जर्वेबल बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ ही है जो इस एप्पल को नीचे खींच रही थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो बॉडीज़ कौन सी थी जिनको न्यूटन ने ही ट्राई टू अंडरस्टैंड, द एप्पल एंड द अर्थ, ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट है इसको फिर न्यूटन ने कहा कि ये कौन सा कांस्टेंट, इट इज़ एक्चुअली द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस कांस्टेंट को एक सिंबल दिया कैपिटल G, और ये फार्मूला बन गया f इज़िकल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, f इज़िकल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर। और यहाँ पे g जो है इट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। बार बार मैं ये वर्ड कह रही हूँ कि ये कांस्टेंट है, मतलब ये, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में ये लॉ चलता है। दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू, वो कहीं पे भी आप चले जाएं पूरे यूनिवर्स में, नॉट ओनली ऑन द अर्थ, बट आप अर्थ के अलावा कहीं पे भी चले जाएं, दिस वुड बी होल्डिंग, दिस लॉ वुड बी होल्डिंग, दिस वैल्यू ऑफ g वुड बी होल्डिंग, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड इट हैज़ बीन फाउंड कि ये कितनी है। मैं आपको भी इसकी वैल्यू बताती हूँ, उससे पहले मैं इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की यूनिट के बारे में बात करूँगी। यूनिट कैसे मिलेगी कि आप g को यहाँ छोड़ दें और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को यू टेक इट ऑन द अदर साइड, तो ये d स्क्वायर जो यहाँ डिनोमिनेटर में इट विल गो ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वल टू साइन इन न्यूमरेटर, और ये m1 m2 जो है दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो द फार्मूला वुड बिकम, आई शुड राइट विद सम अदर पेन, ठीक है। तो ये आ जाता है f d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 इज़ इक्वल टू g, ठीक है ना। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये g जो है g इज़ इक्वल टू एफ डी स्क्वायर ओवर m1 m2 होता है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ इन द फार्मूला विल बी टेलिंग अस कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर g। तो देखें f की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, d इज़ द डिस्टेंस, यूनिट इज़ मीटर, एंड d स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय m1 इज़ द मैस, इसकी यूनिट kg है, और दूसरा kg, ये भी m2 है, kg है, तो इट इज़ kg मल्टीप्लाइड बाई kg इज़ एक्चुअली kg स्क्वायर। तो दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो वी सी दैट कि ये जो g की वैल्यू है इट इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ फिक्स्ड एवरीवेयर, एंड इट इज़ समवॉट 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11, और क्या यूनिट होनी चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है।
दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस इज़ द डेरिवेशन। यहाँ तक ये कंप्लीट है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स इट इज़ अ लॉ विच इज़ वैलिड इन द होल यूनिवर्स, नॉट ओनली ऑन अर्थ, एवरीवेयर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है जिसको मैं बार बार बहुत स्मॉल बोल रही हूँ, तो ये स्मॉल वैल्यू क्यों मैं कह रही हूँ, ये 10⁻11 का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली आप कोई भी क्वांटिटी ले लें। जैसे ये 6 की बात करूँ मैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो 6 देखें, अगर इंटू 10⁻⁻1 होता, इसका मतलब होता कि ये 6 डिवाइडेड बाई 10 है। ठीक है, अगर मैं 6 इंटू 10⁻2 कहूँ तो ये इसका मतलब है 6/100 है। यू सी दिस इज़ 0.6, ये कितनी वैल्यू है, इट इज़ 0.6, दिस इज़ 0.06। ठीक है, तो हम ये जितना ये 10⁻3, 4, 5 बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हैं, तो 2 ज़ीरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह जब मैं ये 10⁻11 की बात करूँगी तो इस 6 के नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना, दिस इज़ 6 इंटू 10⁻11। तो ये देखें, ये 6/10 था तो 0.6 हो रहा था, ये 6/100 है तो ये 0.06 हो रहा है, स्टिल लेस। और आप ये देखेंगे जब इतने सारे इतने बड़े नंबर से जब ये डिवाइड हो रहा है 10 और 100 के बजाय, तो ये कितनी छोटी एक क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है ना, तो दिस इज़ सो स्मॉल अ वैल्यू कि ऑल्दो यानी कि इट इज़ सो अमेजिंग टू और यू कैन से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि हर दो बॉडीज़ के दरमियान में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम इस पर बिलीव करें, लेकिन न्यूटन के मुताबिक यू सी जब हम ये फार्मूला देखते हैं, ये दो बॉडीज़ कोई भी हो सकती हैं। ठीक है ना, ये बोर्ड और ये पेन भी हो सकते हैं, ये बोर्ड का मैस आ जाएगा, ये पेन का मैस आ जाएगा, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप लिखें, उसका स्क्वायर लें और जी की वैल्यू 10⁻11 के साथ यूज़ करें, तो यू विल सी कि ये जो फोर्स आ रहा है इट इज़ कमिंग आउट टू बी सो स्मॉल that we are not able to even feel it, even observe it। हम इसको देख नहीं पाते और ना हम इसको फील कर पाते हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल विजिबल। ठीक है ना, विजिबल तो खैर आपका फोर्स ड्यू टू द अर्थ भी डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ अर्थ देख सकते हैं कि एवरी बॉडी फॉल्स। आप इसको छोड़ दें पेन को तो क्या होगा, इट विल फॉल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। देखें ना, अब इन केस ऑफ अर्थ आप कहेंगे तो फिर अर्थ के केस में हमें ये कैसे पता चलता है कि ये फोर्स जो है ये इट इज़ सो लार्ज। यू सी एवरी बॉडी इज़ बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये देखिए, अगर इन दो बॉडीज़ में से एक मैस अर्थ है और एक मैस जो है वो ये पेन है या मैं खुद हूँ, ठीक है, तो हम अर्थ के मुकाबले में, अर्थ इज़ सो मैसिव अ बॉडी, कितनी हैवी है, ठीक है, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, कोई वेट नहीं। ठीक है, ये पेन कोई वेट नहीं, कोई आप डस्टर, ये बोर्ड कुछ भी ले लें, तो ये जो मैसिव बॉडी है इसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को बहुत ज़्यादा कर दिया बिकॉज ऑफ वन बॉडी आउट ऑफ टू बॉडीज़, वन बॉडी बीइंग अर्थ। ठीक है ना, ऑल्दो जी इज़ वेरी स्मॉल, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन स्टिल ये मैस इतना ज़्यादा है कि इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ है दैट इज़ सो इफ़ेक्टिव दैट एवरी बॉडी कीप्स ऑन falling towards the center of the earth. It is always every body is continuously attracted towards the center of the earth and it is being falling down। ठीक है ना, तो इसलिए अर्थ के केस में जो है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से नज़र आ जाता है कि हर बॉडी गिर रही होती है उसकी तरफ, जबकि किसी भी और दो बॉडीज़ के दरमियान में हमें ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच इज़ ऑफ विच नेचर, विच इज़ ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये किसी भी और बॉडीज़ के केस में हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो हमें वेरी विजिबल इन द सेंस कि वी सी एवरी बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है ना, तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसका जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, इसको आप दोबारा लिख लें कि एवरी बॉडी, इसके टर्म्स में देखें, अगर आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है याद रहता है, ये याद करना भी है आपने। ठीक है ना, ये आप इतनी दफ़ा इसको पढ़ेंगे कि ये याद हो जाएगा। F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। तो एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कह लें यहाँ पे विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है ना। तो ये आप इस केस में जब ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है डिराइव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये डायग्राम बनाते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, डेरिवेशन में ये मैथमेटिकल स्टेप्स लिखेंगे और फिर ये जी की वैल्यू बताएंगे और उसकी यूनिट बताएंगे। एंड यू कैन टेल कि दिस इज़ सो स्मॉल दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स between any two bodies is not that you can say it is not seen or it is not been felt by any bodies other than the earth and any other body, ठीक है। तो इसी अब यही वजह हुई कि सो अब इनमें से देखें कि एक अर्थ है और एक मून है, तो इनके दरमियान में होगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और अर्थ और सन के दरमियान में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो यू सी कि ये हमें बहुत सारी रीजंस यहाँ पे मिली ओनली बिकॉज ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो ये सारा डेरिवेशन आप याद रखिएगा और वो स्टेटमेंट इसके साथ ज़रूर लिखनी है। सबसे पहले आपने जो है वो स्टेटमेंट ही देनी है इस डेरिवेशन में। राइट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। बार बार बोल रही हूँ, इसको आप लिख सकते हैं। Every body in this universe attracts every other body by a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ये पहले लिखेंगे, फिर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, फिर ये डेरिवेशन मैथमेटिकल चलेगी और फाइनली दैट इज़ द मेन फार्मूला जिसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है और ये जी और उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। यू नीड नॉट बी डिस्क्राइबिंग दिस, ये तो मैंने आपको जी की वैल्यू बताई है कि ये बहुत कम है और इसी की वजह से ये किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नज़र नहीं आता। इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिज़िक्स पेज चैनल को याद रखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।